जहांगीर ने अभी तक नूरजहां को देखा नहीं है, तो इसलिए उसने क्या कहा, किसी बेगम की सेवा में लगा दो। तो 1608 भारतीय इतिहास में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय एक जहाज जिसका नाम था हेक्टर, जहाज का नाम है हेक्टर, ये भारत के सूरत बंदरगाह पर आया। हेक्टर जहाज जो है भारत के सूरत बंदरगाह पर आया, और इस जहाज में एक कंपनी के जो है कारिंदे आए थे, और उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में कब आती है? 1608। कहाँ? सूरत। जहाज का नाम हेक्टर। सूरत किन का है अभी? सूरत पर अधिकार किन लोगों का, मतलब उस समय? अरे मुगलों का। अकबर ने जीत लिया ना गुजरात, अकबर ने गुजरात जीत लिया था, पूरे गुजरात पर अधिकार हो गया। और हमने ये भी इंसिडेंस देखा कि जब वो सूरत गया था, तब उन पारसी संत से मिला था। क्या नाम था पारसी संत का? पारसी संत कौन थे? दस्तूर मेहरजी राणा। तो सूरत में ही तो मिला था। वो तो समुद्र में जाने के लिए पुर्तगालियों से परमिशन लेनी थी, समुद्र में पुर्तगाली राजा है। तो पुर्तगालियों का इधर ये तो सामना नहीं कर सकते थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छी नेवी है, भारतीयों के पास कभी नेवी थी नहीं। और उस समय डिसीजिव जो रोल था वो था नेवी का, जैसे अभी एयरफोर्स का है, किसी जमाने में नेवी थी। जिसके पास अच्छी नेवी है वो दुनिया पे राज कर सकता था। जैसे अपने एक आध बार बनाई थी राजेंद्र चोल ने, और हमने पूरा साउथ ईस्ट एशिया जीत लिया था, इंडोनेशिया तक भारत की पताका फहराती थी। तो हेक्टर नाम का जहाज 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहली बार यहाँ पर भारत आई। अब एक्चुअल में हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार करना, वो पुर्तगाली पहले से ही उस पर कब्जा करके बैठे हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद है भारत से सामान खरीदना और उनको यूरोप में बेचना। ये काम तो पहले से ही पुर्तगाली कर रहे हैं, और वो इतने लंबे समय से यहाँ थे, तो उन्होंने राजा महाराजाओं से बढ़िया रिलेशंस बना लिए, उनसे खूब सारे डिस्काउंट्स ले लिए, जगह जगह किले बनाने की अनुमति ले ली, दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ थी, ईस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट हर जगह जो है वो पूरी तरह से स्थापित थे। सामान कहाँ से खरीदना क्या है, हर चीज़ में जो है उन्होंने अपनी यहाँ पर पकड़ बनाई हुई थी। तो अगर इस कंपनी से मुकाबला करना है, पुर्तगालियों की कंपनी से मुकाबला करना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अब बहुत सारे कंसेशंस चाहिए कि राजा महाराजा हेल्प कर दे, किले बनाने की अनुमति दे दे, टैक्स में छूट दे दे, तो जाके कहीं कंपटीशन कर सकते हैं। बाकी कैसे करेंगे? सेम जगह से सामान खरीदना है, सेम जगह बेचना है, और एक आदमी को पहले ही बहुत सारी छूट मिली हुई, तो वो फ़ायदा उठाएगा ना। तो ऐसे में जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती है कि उन्हें मुगल्स जो हैं वो कंसेशंस दे दे, फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाने की अनुमति दे दे, टैक्सेस में छूट दे दे। तो उसके लिए क्या करना होगा? मुगल दरबार में आकर मुगल बादशाह से मिलना होगा। तो मुगल दरबार में मिलने के लिए एक अंग्रेज़ को भेजा गया, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। भले कैप्टन आगे नहीं लगा हुआ, पर हॉकिंस नाम तुमने सुना हुआ है। क्या था हॉकिंस? प्रेशर कुकर। ठीक है। तो वही जो है इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के बाप बेटों ने जो है बाद में ये कंपनी खोली थी। तो कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज में सूरत आए, और यहाँ से ये जहांगीर से मिलने के लिए आगरा की तरफ रवाना हुए। और नॉर्मली बड़े लोगों से मिलने जाते हैं तो गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं ना। अपने साथ जहांगीर के लिए खूब सारे गिफ्ट लेके निकले, और जहांगीर के लिए गिफ्ट का जब चयन किया जा रहा था, तो पता लगा कि जहांगीर को क्या चीज़ पसंद है वही लेके जाएं। और जहांगीर को क्या पसंद था? तुमने ठीक पता लगा लिया पहले, है ना। जहांगीर को शराब का बहुत शौक था, और शराब के लिए उधर यूरोप सबसे बढ़िया जगह थी। वहाँ स्पेशली इंग्लैंड वाले एरिया में, और स्कॉच वगैरह जो है, स्कॉच नाम सुना कभी? हाँ, तुम्हारी इकोनॉमी में वापस आने वाला इसको आ गया था। जीआई टैक्स अभी नहीं पढ़े? जोग्राफिकल इंडिकेटर्स जो होते हैं, जीआई टैक्स नहीं पढ़े? कोई बात नहीं। तो अभी उसमें नहीं बात नहीं करते हैं। सुबह सुबह जो है अपने इधर साउंड भी लग रहा है कल से, तो है ना। कल गुरु पूर्णिमा है, क्या परसों है? कल ही तो है। पता नहीं, जो भी है, पर कुल मिला के सावन लग रहा है जो है यूँ। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया, और जहांगीर से मिलने के लिए आगरा रवाना हुआ बहुत सारे उपहारों के साथ, और आगरा पहुंचा ये 1609 में। और ये अक्टूबर नवंबर के आसपास सूरत आए थे, और फिर उसके बाद जो है ये दिसंबर के आसपास रवाना हुआ। 1609 में ये आगरा पहुंचा, और आगरा में आकर इसने जहांगीर से मुलाकात की, और दरबार में ये जहांगीर से मिला, उपहार उपहार दिए। और इससे पहले पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों को पता था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी मुगलों से मिलेंगे और कंसेशंस वगैरह की बातें करेंगे। पहले ही पुर्तगालियों ने जहांगीर से मिलकर और अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरा भड़का दिया था कि देखो तुम इनको देना मत कंसेशंस, ये जाएंगे धीरे धीरे करते करते तुमसे गुजरात भी ले लेंगे ये वो, और तुम्हें क्या चाहिए, जितने चीज़ें चाहिए, और तुम शराब की तो टेंशन ही मत करो, हम तो तुम्हारे पूरे पूरे जहाज़ खड़े कर देंगे। तो पहले ही पुर्तगालियों ने जहांगीर को भड़का दिया, पुर्तगालियों को कंसेशंस नहीं देने, इनको अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशंस नहीं देने। और कैप्टन हॉकिंस जब आगरा पहुंचा, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से दरबार में मिला, और कंसेशन की जब उस बातें करने लगे, हुजूर थोड़ा सा एक उपकार चाहिए था आपसे। अरे बात करते हैं, शाम को बैठते हैं, आराम से बात करेंगे। तो शाम को कैप्टन हॉकिंस जो अपने उपहार लाए थे वो लेके पहुंचे जहांगीर के पास, दोनों बैठे हैं। तो इधर जहांगीर शौकीन था ही पीने का, कैप्टन हॉकिंस को बातों का शौक, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ गया, और बढ़िया खूब देर तक बातें करी। जहांगीर को लगा कि ये आदमी सही है। अब अगर मान लो कैप्टन हॉकिंस ने इंग्लिश में बातें करी होती तो जहांगीर के पल्ले पड़ती नहीं। कैप्टन हॉकिंस को एक्चुअल में आती है तुर्की और फारसी दोनों, इसलिए दोनों की बढ़िया अच्छी जो है कॉम्बिनेशन बनी। तो फारसी भाषा और तुर्की भाषा दोनों के बहुत अच्छे जानकार हैं कैप्टन हॉकिंस।
तो कैप्टन हॉकिंस के पास खूब सारे अनुभव भी थे, समुद्री यात्राओं में खूब एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ तो होते हैं और कुछ बना दिए जाते हैं। अब किसने, कौन गया तो है नहीं। तो हमने पिछली बार जब समुद्री यात्रा की थी तो एक बहुत ही विशाल राक्षस जो है सामने आ गया था, उसको ये बड़े बड़े जो है हाथ थे, और उसने हमारे जहाज को जो पूरा पकड़ लिया। हमने फिर जो है तलवारों से उसके सारे हाथ काटे और बड़ी मुश्किल से अपने जहाज को जो है वो बचाया। ऐसे ऐसे किस्से तो बनाए जा सकते हैं ना, ऐसे बनती हैं हॉलीवुड की फिल्मों में, तो ऐसे तुम्हें देखने को मिलेंगे खूब जो है। देखोगे पूरा पूरा जो उसको पकड़ लेता है ब्लैक पर्ल को, और ब्लैक पर्ल को नीचे ले जाता है सारा। वहीं से लिया मैंने, चुराया, कोई अपना क्रिएटिविटी तो नहीं। तो कैप्टन हॉकिंस के पास भी इसी तरह के जो खूब सारे किस्से थे। जहांगीर को आया मजा। फिर कैप्टन हॉकिंस लास्ट में कि हुजूर वो थोड़ा कंसेशन वाला जो देख लेते हैं, अरे कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। दूसरे दिन फिर मिले। दूसरे दिन फिर ये जो पंचायतें, तीसरे दिन, दूसरे महीने, तीसरे महीने, दूसरे साल, तीसरे साल, और जहांगीर बात आगे टालता जाए। कैप्टन हॉकिंस आए थे नॉर्मली गिफ्ट देके और कंसेशंस लेने के लिए। जहांगीर को देने ही नहीं कंसेशन। अब नहीं देने तो जाने तो दे, जाने वाला जो है सिस्टम नहीं जाना। आता आदमी अपनी मर्जी से, जाता सामने वाले की मर्जी से। पहले मेहमानों के लिए यही रूल था। तो यहाँ कैप्टन हॉकिंस ने खूब कोशिश की। इब्न बतूता की तरह ये भी खूब छटपटाए कि मेरा घर परिवार है, घर जाना है। तो कि ठीक है, आपकी यहीं शादी करवा देंगे, घर की कहाँ टेंशन, हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ घर बसा देते हैं। तो मुगलों के लिए था ही रूल। तो यहाँ पे भी कैप्टन हॉकिंस ने थोड़ा सा बहाना बनाया, देखो भाई मैं ईसाई हूँ, और मैं सिर्फ ईसाइयों में ही शादी कर सकता हूँ, दूसरी उसमें नहीं कर सकता हूँ। आप टेंशन मत लो, ये मुगल दरबार है, आप तो और कोई ऐसा धर्म बताओ जो आपको पसंद है, तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो मुगल दरबार में सभी तरह की जो है कॉन्क्यूबाइंस होती थी, इनके जो है ये खूब सारी दासियाँ होती थी। तो एक मरियम खान नाम की जो है, ये एक जो थी ईसाई थी, उससे इनकी शादी करवा दी। तो कैप्टन हॉकिंस की शादी भी हो गई और यहीं रह रहे हैं। जहांगीर के साथ रोज़ बैठ जाते और रोज़ पी पी के। जहांगीर तो जो है वो पहले से ही बढ़िया गोल रवे हो रखा था, और कैप्टन हॉकिंस इतना कोई पीने की आदत थी नहीं। और ट्रॉपिकल कंट्री, ये शराब वगैरह जो ये चीज़ें हैं ये बनी हुई है एक्चुअल में ठंडे देशों के लिए। वहाँ ज़रूरत है, अपने यहाँ तो अगर रेगुलर पियोगे तो वैसे ही जो है खत्म हो जाओगे। तो कैप्टन हॉकिंस पी पी की हालत ख़राब हो गई। फिर एक विदेशी यात्री था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक प्रतिनिधि था। वो कैप्टन हॉकिंस जब आगरा में थे तभी यहाँ आया, और उसको खरीदनी थी नील। आगरा के आसपास से नील कहाँ से खरीदी जाएगी, आगरा के आसपास बयाना। तो उस विदेशी यात्री का नाम है विलियम फिच। ठीक है ना, ये नील खरीदने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। विलियम फिच नाम का एक विदेशी यात्री है, वैसे यूँ फिंच लिखा जाता है, यूँ फिच भी कह सकते हैं। विलियम फिच नाम का जो एक विदेशी यात्री है, और ये कैप्टन हॉकिंस जब यहाँ थे मुगल दरबार में, उसी समय मुगल दरबार में आया और नील खरीदने के लिए गया बयाना। इसके पास इंस्ट्रक्शंस थे, अपने जितनी ज़्यादा नील हो खरीद लो, और रेट ज़्यादा देनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी खूब मार्जिन था उसमें। नील किस लिए काम आती है, उस समय केमिकल डाइज थे नहीं, तो नील से जनरली कपड़े रंगे जाते थे। तो यूरोप में बहुत डिमांड थी नील की, तो वहाँ वैसे ही इतनी महंगी बिकती, तो अपने तुम तो ज़्यादा पैसे देने पड़ी, दे दवा के सारी खरीद लेना। तो विलियम फिच जो है नील खरीदने के लिए बयाना मंडी में आया। और उस समय मुगल्स जो थे, मुगलों ने क्या किया, पुर्तगालियों के साथ मिलकर अपना खुद का भी ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू कर रखा था। तो ये भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भारत से यूरोप में और बेचते थे, और किसके थ्रू, पुर्तगालियों के थ्रू। इन्होंने पैसे लगा रखे थे। तो मरियम उज जमानी जो थी वो भी नील का व्यापार करती थी। तो उसका एजेंट भी एक नील खरीदने गया हुआ था बयाना की मंडी में। तो मरियम उज जमानी का एजेंट इधर से बोली लगाए कि 10 रुपये, 20 रुपये, उधर विलियम फिच सीधा 100 रुपये। अब तो वाह भाई, इतनी महंगी तो अपने खरीदी नहीं। और ऐसे करते करते सारी नील कौन खरीद ले गया, विलियम फिच। मरियम उस जमाने के एजेंट को मंडी में नील की इतनी सी भी जो है वो खेप नहीं मिलना, ये एक तरह से किसका अपमान हो गया, मरियम उस जमानी का, जहांगीर की माता का, राजमाता का। कि लो, अब तो मुगलों के ऐसे हालात हैं कि मुगलों के यहाँ मंडी में सामान ही नहीं मिल रहा है। तो राजमाता की बदनामी हुई, और राजमाता जो है दन दनाते हुए पहुंची जहांगीर के पास कि तेरी इस इंग्लिश खान को जो है, विलियम इसका कैप्टन हॉकिंस का नाम कर दिया था इंग्लिश खान। तो तेरी इस इंग्लिश खान को अभी के अभी यहाँ से रवाना कर देना, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगी। कि इसके आदमी ने जो है मेरी वहाँ बेइज्जती की। तो जहांगीर आया चुपचाप, माता जी नाराज होगी, आप प्लीज़ चले जाओ, हो माता जी का भला हो। और तुरंत कैप्टन हॉकिंस रवाना, क्योंकि तो वेट ही कर रहे थे कि कब मौका मिले और कब जाऊँ। और रवाना हो गए। क्या इनको कंसेशंस मिले, नहीं मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 एजेंट्स जहांगीर के दरबार में आएंगे, उसमें से पहले कौन आया है, कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस को रियायतें नहीं मिली। ये यहाँ से आगरा से निकला, सूरत गया, और सूरत से जहाज पकड़ के वापस इंग्लैंड की तरफ रवाना हुआ, और रास्ते में ही तबीयत खराब हुई, खत्म। तो कैप्टन हॉकिंस कंसेशंस लेने में सफल नहीं रहा। अब तुम कहोगे विलियम फिच का सस्पेंस तो सस्पेंस ही रह गया, अभी तक आपने तो कहा था कि नील नहीं, कुछ और बताओगे। तो एक्चुअल में विलियम फिच एक ऐसा विदेशी यात्री है जो जहांगीर की एक प्रेमिका का वर्णन करता है, और उसका नाम है अनारकली। तो अनारकली का वर्णन करने वाला एकमात्र विदेशी यात्री है, वो है विलियम फिच, अनारकली। तो अनारकली जो है, इसका वर्णन सिर्फ किसने किया है, विलियम फिच ने। बाकी किसी भी इतिहास की किताब में तुम्हें कहीं अनारकली नहीं मिलेगा। तुम जहांगीर पढ़ना शुरू करोगे, तुम्हें इंतजार किसका होगा, अनारकली का, और वो आएगी ही नहीं, है ना। तो बिना अनारकली की तुम्हें जहांगीर को पढ़ना पड़ेगा। और अनारकली के बारे में सिर्फ वर्णन किया है किसने, विलियम फिच ने, ये विदेशी यात्री था। और अनारकली को लेकर तरह तरह की बातें, वैसे एक्चुअल में अनारकली को लेकर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है
अच्छा, ये अनारकली वाला सुन तो रखा ना तुमने किससे, वैसे फिल्मों में और तो यूँ सुन रखा कि अनारकली कौन थी? जहांगीर की प्रेमिका थी। फिर क्या हुआ उसका? अकबर ने शादी करनी थी, शादी नहीं करनी। पर इनके कहाँ प्रॉब्लम थी? तो बोले 10-20 कर 20 शादियाँ तो करेगा जहांगीर, और उसके अलावा शादी नहीं करनी है तो आप रखेल रख लो, तो उसमें भी कोई जो है प्रॉब्लम नहीं थी। पर एक्चुअल में हुआ ये था कि अकबर भी अनारकली से प्रेम करता था, तो दोनों में कंपटीशन था। तो अकबर को लगा कि मुझे नहीं मिली, तो जहांगीर को भी नहीं मिलेगी, और उसको दीवार में जिंदा चुनवा दिया, है ना, अनारकली को। अब अलग अलग तरह की कहानियाँ, कोई कहते हैं फतेहपुर सीकरी में जो है इसको दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। तुम जब फतेहपुर सीकरी घूमने जाओगे तो वहाँ का जो गाइड है वो तुम्हें बताएगा यही वो दीवार है जिसके पीछे कौन खड़ी है? अनारकली। और फिर एक और मान्यता ये है कि लाहौर में एक कब्र बनी हुई है, लाहौर में एक कब्र बनी हुई है, उस पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि खुदा अगर मुझे मेरी प्रेयसी का चेहरा एक बार वापस दिखा दे तो मैं कयामत के दिन तक खुदा का शुक्र अदा करता रहूँगा। फिर नेक्स्ट है एक और विदेशी यात्री। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशन तो थी, पुर्तगाली इनको टिकने देंगे नहीं मार्केट में, थोड़े टाइम में भगा देंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती है कि उनका ट्रेड एंड कॉमर्स हो। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एक और रिप्रेजेंटेटिव जहांगीर के दरबार में भेजा गया, और इस बार इंग्लैंड के राजा के दूत के रूप में भेजा गया। एक राजा के दूत के रूप में आते हैं तो थोड़ा सा मान सम्मान ज़्यादा होता है। और इस विदेशी यात्री का नाम था सर थॉमस रो। 1615 में कौन आ रहा भारत? सर थॉमस रो। कौन है ये? अंग्रेज है? अरे भाई अंग्रेज ही है, अंग्रेज। अंग्रेज मतलब इंग्लैंड से, ठीक है ना। पुर्तगाली पुर्तगाल से। तो अंग्रेज जब भी हम कहेंगे तो अंग्रेज सिर्फ किनको कहते हैं? इंग्लैंड के जो लोग हैं उन्हीं को अंग्रेज कहते हैं। बाकी अपने को जो भी गोरे दिखते हैं हम उनको अंग्रेजी कहते हैं कि गोरे हैं तो अंग्रेजी होंगे, क्योंकि हमने गोरे अंग्रेजों को ही देखा था, है ना। तो बाकी अंग्रेज जो है सर थॉमस रो, ये भारत आया 1615 में। अब की बार इन्होंने पहले ही अलग तरह की भूमिका बना ली। इनको लगा कि जहांगीर को समझाने में कोई मतलब है नहीं, अपने और कोई कमज़ोर कड़ी पकड़ो जो इजीली कन्विंस हो सके। और इन्होंने पकड़ा खुर्रम को। खुर्रम उस समय गुजरात में गवर्नर था, और खुर्रम से ये मिले, और खुर्रम को 3-4 साल तक जो भी उसको चीज़ें चाहिए थी, लग्जरीज जो भी मतलब अय्याशी के सामान चाहिए था वो अवेलेबल कराते रहे। और खुर्रम जो है वो कहा ये सही लोग हैं, अपने ये काम के लोग हैं, और खुर्रम उनसे बहुत इंप्रेस हो गया। अब खुर्रम ने जो है रिकमेंडेशन भेजी जहांगीर को कि एक सर थॉमस रो आ रहा है, ये आपसे मिलेगा, और इनको आपको कंसेशंस देने हैं, भले आप मुझे मुगल बादशाह बनाओ नहीं बनाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो आपको कंसेशंस देने ही पड़ेंगे। अब जहांगीर खुर्रम से थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम करता था, तो ठीक है भाई अब तू कह तो दे देता हूँ। तो खुर्रम के कहने पर सर थॉमस रो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट है, उन्हें रियायतें प्राप्त हुई। कब की बात है? 1616। 1615 में ये भारत आए। 10 जनवरी 1616 को ये जहांगीर से मिले। अब की बार कहाँ मिल रहे हैं? अजमेर। अजमेर, ठीक है। तो अजमेर में जो है 1616 में ये जहांगीर से मुलाकात करते हैं। अजमेर में अकबर ने एक किला बनाया था, तो मैगजीन का किला जिसको कहते हैं, तो वो वहीं जो ये मिले थे, और इनको रियायतें मिल गई। तो जेम्स वन इंग्लैंड का उस समय राजा था, तो जेम्स वन के दूत के रूप में जो है ये आए थे। तो ये कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, दो विदेशी यात्री हैं, ठीक है ना। विदेशी यात्री तो अपने काम किए हैं, तो भले दूत के रूप में आए, भले एजेंट के रूप में आए, व्यापारी के रूप में आए, विदेशी यात्री तो विदेशी यात्रियों की कैटेगरी में गिने जाएंगे। तो सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस में से पहले कौन आया? आगे तो कैप्टन ही चलता है, तो पहले कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। फिर दोनों में से सफल कौन हुआ? सर थॉमस रो। सफल तो सर ही होते हैं, तो इसलिए सफल कौन हुए? सर थॉमस रो। तो इसलिए ये दो विदेशी यात्री अच्छे से याद कर लेना आपने। और फिर जहांगीर के काल में 1615 में एक घटना और घटेगी जो तुम्हारे राजस्थान हिस्ट्री में आएगी, और वो है मुगल मेवाड़ संधि। मुगल 5 फरवरी, पता नहीं तारीख मुझे याद नहीं। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि इंडियन हिस्ट्री में आती भी नहीं, उसका वर्णन नहीं आता है। इंडियन हिस्ट्री में कहीं पे भी इसकी बात नहीं चलती, बस खाली यूँ ही है कि भाई जहांगीर ने मुगलों के साथ संधि, इसने मेवाड़ के साथ संधि कर ली, बस इतना ही मिलता है। उसके अलावा पूरी डिटेल्स तुम्हारे सिर्फ राजस्थान में आती है, वो तो हम राजस्थान पढ़ रहे हैं इसलिए, बाकी इंडियन हिस्ट्री में कहीं पे भी इसकी डिटेल नहीं आती। पर फिर भी जब तुमने राजस्थान में पढ़ी रखी है तो थोड़ा सा उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। 1615 में जो ये संधि हुई है, ये किन किन के बीच में हुई? अमर सिंह और जहांगीर। तो एक तरफ शासक है जहांगीर, दूसरी तरफ है अमर सिंह। क्या अमर सिंह संधि करने के लिए तैयार है? तो किसने मनाया? करण सिंह ने। क्योंकि जहांगीर ने लगातार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी अपना ली थी, और पूरे उन्होंने क्या किया, मेवाड़ को ही तबाह करना शुरू कर दिया, गांव के गांव जला दिए। और ऐसे में फिर करण सिंह ने भी समझाया कि ऐसा स्वाभिमान भी किस काम का, जब मेवाड़ ही नहीं रहेगा तो हम रक्षा करेंगे किसकी? मेवाड़ ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए करण सिंह के कहने पर ये संधि की गई। और इधर मुगल्स भी तैयार बैठे थे संधि करने के लिए, तुम तो शर्तें बताओ, बस एक बार संधि कर लो। क्योंकि दूसरे जो रियासतों वाले थे वो कि तुम हमारा तो जीव खाते रहते हो, तुमसे एक मेवाड़ बस में आ नहीं रहा है, इतना छोटा सा राज्य। तो इसलिए मुगलों के लिए इकोनॉमिकली कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ। सिर्फ यहाँ पर मान सम्मान की बात आ गई है कि भाई दूसरे जो राज्य हैं उन पे फिर दादागिरी कैसे करें, मेवाड़ वाले अगर सरेंडर नहीं करें, तो इसलिए इनको एक बार के मेवाड़ वालों को सरेंडर करवा दो। जो भी ये शर्तें कहें मान लो कि चित्तौड़ से एक ले लो, चित्तौड़ तुम्हारे जो है, बस प्लीज़ किलेबंदी मत करना। ये सब कहने की बातें थी, किलेबंदी भी कर दी बाद में, सब हो गया। तो चित्तौड़ का किला दे दिया गया। हम मुगल में जो है दरबार में मेवाड़ का महाराणा नहीं आएगा, मत आना भाई, तुम्हारे तुम वहीं बैठे रहो, हमारे जरूरत नहीं, किसी को भेज तो देना। तो किसको भेजा? युवराज को, करण सिंह को।
विवाह हम नहीं करेंगे, मत करना भाई, तुम्हारे विवाह भी नहीं करना, जो जो शर्तें थी सारी मान ली गई। तो कुल मिलाकर देखो, जो संघर्ष करता है उसको कुछ न कुछ तो मिलता ही लास्ट में। तो इन्होंने लास्ट तक संघर्ष किया, तो इनको काफ़ी सम्मानजनक संधि मिली, बाकी दूसरों के साथ जो है इतनी थोड़ी रियायतें थी। तो इस तरह से मुगल मेवाड़ संधि हुई, और जो है यहाँ पर जहांगीर ने भी राहत की सांस ली कि आखिरकार इतना बड़ा जो इशू है, कब से जो है चल रहा था, अकबर के काल से चल रहा था, वो अब जाके कहीं शांत हुआ। और फिर उसके बाद में फ़ायदा सिर्फ मुगलों को नहीं हुआ, मेवाड़ को भी तो हुआ। मेवाड़ का डेवलपमेंट यहीं से शुरू हुआ। आर्ट एंड कल्चर का इतना जो डेवलपमेंट है, वो बड़े बड़े महल वगैरह बने, सब यहीं से जो है वो शुरू हुआ। तो फ़ायदा तो दोनों ही तरफ हुआ, मुगलों के और राजपूतों के जो अच्छे रिलेशंस थे, उससे सिर्फ मुगलों को ही फ़ायदा नहीं हुआ, बराबर दोनों को फ़ायदा हुआ। राजपूतों को भी खूब फ़ायदा हुआ, मुगलों को भी खूब फ़ायदा हुआ, दोनों तरफ जो है इसमें बराबर फ़ायदे हुए। एक लंबी शांति का काल आया, इतने युद्ध पे युद्ध चल रहे थे, अब लोगों ने जो एक शांति भी देखी इतने लंबे समय से। शांति होती है तो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट होता है, तय है। लड़ाई के बीच में कोई आर्ट एंड कल्चर नहीं होती। तो यहाँ पर ये एक वो संधि है, वो अपने राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ते हैं इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे उसको। 1617 की बात है, 1617। अच्छा, अहमदनगर नाम की एक रियासत है, नाम सुना है फिर? कहाँ पड़ता है अहमदनगर? महाराष्ट्र में। अहमदनगर महाराष्ट्र में। अकबर के काल में अहमदनगर के और मुगलों के बीच में क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था ना, उस समय अहमदनगर में कौन है शासिका? चांद बीबी। तो 1595-96 में अहमदनगर और मुगलों के बीच में एक युद्ध हुआ। चांद बीबी ने लड़ाई लड़ी, और शुरुआत में चांद बीबी हावी भी रही, बाद में मुगलों ने पराजित कर लिया। चांद बीबी को एक संधि करनी पड़ी, बरार प्रांत जो है वो मुगलों को दे दिया। बरार के साथ साथ और भी कई जो है किले वगैरह वो सारे जो है मुगलों को मिल गए थे, जैसे बालाघाट और ये बहुत सारी चीज़ें थी, ये सब मुगलों ने ले ली थी अहमदनगर से। लेकिन अहमदनगर में बाद में एक गुलाम था जो धीरे धीरे वजीर के पद तक पहुंच गया, और उसने अहमदनगर को बहुत शक्तिशाली बना दिया, जिसका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर करके एक ये गुलाम है, ये वहीं से जहाँ से याकूत हुआ करता था, अफ्रीका से ना। अफ्रीका में कहाँ से? इथोपिया, या उस समय कहते थे अबिसीनिया। इथोपिया का पहले क्या नाम था? अबिसीनिया। तो अबिसीनिया का एक गुलाम था मलिक अंबर। और हमने देखा है कि पूरे मिडेवल पीरियड के अंदर कई गुलाम जो है बिल्कुल जो है यहाँ से नीचे से स्टार्ट करके और राजा के पद तक भी पहुँचे। तो इसने भी अपने एक गुलाम के रूप में जो कैरियर की शुरुआत की। और इसका जो पहले मालिक था उसका नाम था चंगेज़ खान। ये चंगेज़ खान का गुलाम, वो चंगेज़ खान नहीं, मुगल नहीं, अहमदनगर में चंगेज़ खान नाम का एक जो है वजीर था, उसी का ये गुलाम था। और धीरे धीरे जो है राइज करते हुए चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद ये बहुत पावरफुल हो गया। ये एक स्पेशल वॉरफेयर में खूब एक्सपर्ट था, जिसको बाद में मराठाओं ने फॉलो किया, और इवन महाराणा प्रताप ने भी फॉलो किया था, छापामार युद्ध पद्धति। तो छापामार में ये खूब एक्सपर्ट था, तो इस वजह से मुगलों से जो है इसने ज़्यादातर जो किले वगैरह मुगलों ने लिए थे वापस छीन लिए। तो अब सीधे-सीधे जहांगीर को कार्रवाई करनी थी। फिर मुगलों ने जो पहले संधि करी थी वो संधि तोड़ दी गई, मुगलों से इनके सारे प्रोविंसेस वापस ले लिए गए। तो ऐसे में फिर जहांगीर ने एक बार पहले सेना भेजी, वो सफल नहीं हुई। फिर खुर्रम के अंडर में एक बड़ी सेना भेजी, और ये जो है बीजापुर से भी बाद में एक संधि करते हैं मुगल्स, बीजापुर वालों का भी समर्थन लेते हैं, और खुर्रम फाइनली बीजापुर के सहयोग से मलिक अंबर को संधि करने के लिए विवश कर देता है। और ये मुगलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई, क्योंकि मलिक अंबर को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बहुत शक्तिशाली था। और सीधी बात है, छापामार युद्ध पद्धति में देखो, युद्ध के कोई निर्णय होते नहीं है। महाराणा प्रताप को अगर उस समय हम जयपुर में ले आते, तो शायद जो है वो इतने लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि छापामार युद्ध के लिए आपको पहाड़ और जंगल वगैरह चाहिए होते हैं, तो वहाँ ये युद्ध संभव है। तो महाराष्ट्र वाला एरिया है कैसा? पूरा ही तो ऐसे ही है। तो महाराष्ट्र चाहोगे देखो कि पूरा पहाड़ी एरिया ही है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये खुर्रम जो है मलिक अंबर को संधि करने के लिए ये मजबूर कर देता है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो जहांगीर ने इसके लिए खुर्रम को अवार्ड दिया, इसे एक ऐसा टाइटल दिया जो आगे इसके साथ जीवन भर रहेगा, वो है शाह जहाँ। तो शाह जहाँ की उपाधि खुर्रम को किसने दी? जहांगीर ने। क्यों दी? मलिक अंबर को संधि करने के लिए मजबूर करने के लिए, या मलिक अंबर को पराजित करने के लिए खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। और इस काम में सहायता जो मैन मिली थी, शाहजहां का अकेले का रोल नहीं था इसमें, मैन सहायता मिली थी बीजापुर से। और बीजापुर का जो शासक था उस समय, उसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। अकबर के काल में अकबर ने मान सिंह को एक उपाधि दी हुई थी। फर्जंद है ना, फर्जंद ना? क्या मतलब होता है फर्जंद का? बेटा। फर्जंद का मतलब बताइए, मैं बेटा को पुत्र की तरह। तो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह टू को जहांगीर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के काल की एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो पॉलिटिकल खत्म, इंटरेस्टिंग शुरू, और वो है नूर जहां। नूर जहां उर्फ नूर ए जहां। दो शब्द इसमें, एक है नूर, एक है जहां। जहां का मतलब तुम्हें पता है? दुनिया, वाह शाबाश। और नूर का मतलब? कोहिनूर के टाइम शायद हमने मतलब देखा था ना नूर का, कोहिनूर।
उसमें नूर का मतलब शायद मैंने तो कहा होगा, बताया तो होगा, नहीं बताया, कोई बात नहीं। नूर का मतलब होता प्रकाश, ये सब उपाधि होती। तो नूरजहाँ का वास्तव में नाम था मेहरू निसा। मेहरू निस्सा। इसमें भी दो शब्द, एक तो है निस्सा, एक है मेहर। मेहर उस निस्सा, तो मेहरू निस्सा हो जाता है वैसे। तो मेहर का मतलब क्या होता है? मेहरानगढ़ फोर्ट भी है अपने बात राजस्थान ना। सूर्य, बहुत बढ़िया। मेहर का मतलब सूरज। मेहताब का मतलब चांद। मेहर होता है सूरज, मेहताब होता है चांद। तो ये फारसी में शब्द है। और निस्सा का मतलब होता है महिला। निस्सा मतलब महिला। तो फारस में जो शासन है वो शियाओं का है, वहाँ पे जो मेन धर्म है वहाँ का शिया है। तो ये भी नूरजहाँ भी क्या है, एक शिया है। और इसके पिताजी जो है गियास बेग एतमादुद्दौला थे, वो फिर बाद में काबुल आ गए। अकबर का दरबार ज्वाइन कर लिया। देखो उस समय मैंने क्या कहा, मुगल दरबार जो है दुनिया में हाईएस्ट पेड दरबार है। अगर मुगल दरबार में नौकरी मिल जाए तो एक तरह से ये कह दो कि अमेरिका का जो अपने वीज़ा लग गया और सीधा जो अपने अमेरिका में बड़ा पैकेज मिल गया। तो ये जो है इसके नूरजहाँ के पिताजी काबुल आ गए। काबुल में रहकर मुगलों की सेवा कर रहे थे और उसी समय नूरजहाँ का विवाह वहाँ पर काबुल के ही एक अफगान के साथ हो गया था, जिसका नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग, ये एक अफगान है। कौन है? नूरजहाँ का पति। नूरजहाँ की इससे शादी हो गई। फिर बाद में नूरजहाँ का परिवार जो है वहाँ से आगरा आ गया, उनको आगरा में जॉब मिल गई थी, आगरा आकर जो है ये रहने लगे। और अली कुली बेग ने भी मुगल दरबार ज्वाइन कर लिया था और अफगान था, लड़ने में और एक्सपर्ट था, तो इसलिए बहुत जल्दी अच्छे कमांडर के पद तक जो ये पहुंच गया था। और जहांगीर ने इसकी सेवाओं से खुश होकर इसे शेर अफगान की उपाधि दी हुई थी। शेर ए अफगान, शेर अफगान। फिर शेर अफगान को जो है जहांगीर ने मरवा दिया था। अब जहांगीर ने क्यों मरवाया, इसको लेकर दो तरह की बातें हैं। क्योंकि बाद में जहांगीर ने नूरजहाँ से विवाह किया था, तो इसलिए इतिहासकार सीधा से लिख देते हैं कि नूरजहाँ से विवाह करने के लिए जहांगीर ने शेर अफगान को मरवाया था। जबकि ऐसा नहीं है। शेर अफगान को जहांगीर ने मरवाया था 1607 में, 1607 में। और नूरजहाँ से जहांगीर शादी करेगा 1611 में। तो क्या 4 साल वेट कर सकता है जहांगीर? सवाल ही नहीं उठता। अभी देखो तो सही कैसे वेट करता है। तो शेर अफगान की जो है बाद में जहांगीर ने हत्या करवा दी। बाकी सच्चाई ये है कि इसको बंगाल में एक अभियान के लिए भेजा गया था और वहाँ जाकर इसने विद्रोह कर दिया था, विद्रोही गतिविधियां कर रहा था। जहांगीर के पास शिकायत आई कि हुजूर वो काबू में आ नहीं रहा है, तो ठीक है पकड़ के लाओ। जब पकड़ने गए तो इसने 4-5 मुगल सैनिकों को मार डाला। तो ऐसे में फिर जो है ये लड़ते हुए मारा गया। तो कुल मिलाकर मरा जो है ये एक एक्सीडेंटली था, इसकी कोई हत्या नहीं की। पर अब जब इतिहासकार कह रहे हैं तो हमने भी टिका दो साथ के साथ कि जहांगीर ने इसकी हत्या करवा दी। फिर अब जहांगीर को आकर बताया गया दरबार में कि हुजूर वो जो शेर अफगान है वो तो मारा गया। अब उसका एक परिवार है, उसकी एक पत्नी है, विधवा हो गई, और उसकी एक बेटी है साथ में छोटी, उनका क्या करें? उनको जो है आगे कुछ न कुछ तो भत्ता वगैरह देना पड़ेगा। एक काम करो, किसी बेगम की सेवा में लगा दो। जहांगीर ने अभी तक नूरजहाँ को देखा नहीं है, तो इसलिए उसने क्या कहा, किसी बेगम की सेवा में लगा दो। और जिस बेगम की सेवा में लगाया गया वो बैरम खां की पत्नी थी, सलीमा बेगम। तो नूरजहाँ को सलीमा बेगम की सेवा में लगा दिया गया। चलो, तो आराम से दिन निकल रहे हैं। 2-4 साल निकले। 1611 की बात है। मुगल दरबार में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, नौरोज़। नौरोज़, नवरोज़, क्या कैसा त्यौहार है? फारसियों का नया साल। भारत में मनाना किसने शुरू किया? बलबन ने। तो बलबन बहुत सारे फारसी तौर तरीकों को भारत में शुरू करता है, उसमें से नौरोज़ भी था। तो इसमें होता यह था कि दरबार में बहुत दिनों तक जो है, लगभग 8-10 दिन तक जश्न चलता था, बढ़िया धूमधाम से सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। और यही एकमात्र ऐसा ओकेजन होता था जब बादशाह अपनी सभी बेगमों से एक साथ मिलता था, है ना। जो नौरोज़ का त्यौहार होता था, उसी समय सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते थे और हरम के जितने भी मेंबर्स होते थे सारे साथ में मिलकर सेलिब्रेशन करते थे। तो इसी तरह से सेलिब्रेशन चल रहा था। और जहांगीर जो है वो पहुंचा अपने वहाँ, जो हरम में पहुंचा, और बढ़िया सब महिलाएं तैयार हो रखी थी, सारी बेगमें भी उसकी तैयार हो रखी थी। सलीमा बेगम जो है उधर उस कोने में बैठी हुई, पीछे कोई मुड़ के नहीं देखेगा, उधर नहीं है। तो सलीमा बेगम जो है, हाँ ये बाकी जस्ट देखो कई बार ऐसे मैं कहता हूँ उस कोने में बैठी हुई लोग पीछे मुड़ के जो है तुरंत देखने, तो उधर कोई सलीमा बेगम नहीं, उधर कोने में बैठी हुई सलीमा बेगम। और नूरजहाँ किसकी सेवा में है? सलीमा बेगम। किचन इधर, या फिर मान लो वो किचन उधर इस तरफ कहीं है, और जहांगीर बैठा वहाँ। ठीक। अब नूरजहाँ को अगर किचन से सलीमा बेगम के लिए मान लो कोई चिकन विकन जो भी जो है लाना है, उधर जाना है, तो सीधे सीधे जाके और सलीमा बेगम को दे सकती है। पर नूरजहाँ जो है सीधे सीधे ना जाकर उधर से यूं जहांगीर के सामने से होते हुए फिर किचन में जाए, वापस उधर से सामान लेके उधर, और खाली बर्तन रखा हुआ भले ही एक साथ 4 इकट्ठे करके भी रख सकती है, लेकिन एक चम्मच भी रखना है तो वापस इधर से जो है यूँ जाए और वापस जो है यूँ। अब बेचारा जहांगीर आखिर कितने देर तक जो है यूँ, एक बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, जहांगीर के ये कौन? पहली बार देखा कि हुजूर ये वही शेर अफ़गान की विधवा है जिसको आपने सलीमा बेगम की सेवा में लगाया था। वो तरीके तुमने कि पहले बताया नहीं, तो कि हुजूर आपने कहा था सेवा में लगा था, ठीक है कोई नहीं, अब बुलाओ उसको। हाथों हाथ उसी समय बुलाया गया नूरजहाँ को, और नूरजहाँ को जो है कह दिया गया कि कल अपनी शादी है। और
तैयार है ना। बाकी यूँ पहले ऐसा था नहीं कि शादी करोगी कि नहीं करोगी, वो वाला सिस्टम है नहीं। बादशाह कहे तो वैसे भी मना करने की कोई सवाल ही नहीं उठती, और इनके दरबार में ही काम कर रही। तो हाथों हाथ जहांगीर ने नूरजहाँ को जो है, क्या नूरजहाँ मना करेगी? नूरजहाँ तो खुद यही चाहती है ना। बढ़िया तैयार होकर और जहांगीर को जो है इम्प्रेस कर लिया, और जहांगीर जो है शादी करने के लिए तैयार बैठा, और दूसरे दिन जो है इन दोनों की शादी हो गई। कब की बात है? 1611। अब सोचो कि 1607 में मरवाने के बाद 1611 तक वेट करेगा कि दूसरे दिन ही जो है तुरंत शादी करके बैठा है। तो इस तरह से नूरजहाँ शादी कर लेती है, और उसी समय जहांगीर ने शादी के लिए जब प्रपोज किया, तभी उस समय उसको एक उपाधि दी थी, नूर ए महल। नूर ए महल की पहले उपाधि दी थी, और उसका मतलब क्या होगा? पूरे महल का प्रकाश, पूरे महल का नूर। तो जहांगीर ने शादी से पहले जो है यूँ उसको नूर महल की उपाधि दी, और शादी करने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ ये तो महल ही नहीं, पूरे जहाँ का नूर है, और हाथों हाथ उसका प्रमोशन करते हुए क्या उपाधि कर दी गई? नूर ए जहाँ की उपाधि दे दी गई। तो 1611 में जहांगीर और नूरजहाँ का विवाह हो गया। नूरजहाँ को नूरजहाँ की उपाधि मिल गई, और नूरजहाँ बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी, बहुत होशियार थी, और जहांगीर की कमज़ोरी वो वहाँ भी गई, और जहांगीर को ऐसा लपेटा कि उसके बाद जहांगीर जो है वापस कभी होश में आ ही नहीं पाया, और सारी शक्तियाँ धीरे-धीरे क्या हुआ? नूरजहाँ ने अपने हाथों में ले ली। अरे हुज़ूर आप तो बैठो, मैं देख लूँगी सारे दरबार दरबार की भी टेंशन मतलब मैं निपटा लूँगी। तो नूरजहाँ ने जहांगीर के काल में ऑलमोस्ट सारी शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली। दरबार में 2 सिंहासन लगते थे, एक पे नूरजहाँ बैठती थी, एक पे जहांगीर बैठता था। कोई भी फरमान जहांगीर ने साइन किया है, लेकिन वो वैलिड तभी होगा जब उस पे क्रॉस साइन नूरजहाँ का होगा। अगर नूरजहाँ ने साइन किया है, तो ही वो फरमान वैलिड है, बाकी जहांगीर के अकेले के जो सिग्नेचर है, वो अब किसी काम के नहीं है। तो इस तरह से जहांगीर के काल में नूरजहाँ ने सारी शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली। सिक्कों पे रेयरली कभी महिलाओं के और नाम हमें देखने को मिलता है, मुगल काल में तो एक भी सिक्के पे नहीं है, लेकिन नूरजहाँ ने सिक्कों पे भी अपना नाम लिखवाया। अपने नाम के सिक्के तक जारी करवा दिए थे, बादशाह बेगम नूरजहाँ। तो बादशाह बेगम उस समय एक उपाधि हुआ करती थी। बादशाह बेगम उपाधि होती थी, हरम की सबसे प्रमुख महिला होती थी उसकी। भई हरम में इतनी सारी महिलाएँ, 20 तो जो है सिर्फ़ रानियाँ ही हैं। अगर ये डिसीज़न लेना हो कि आज क्या सब्ज़ी बनाएँ, अभी एक महिला है उसमें भी जो है सबसे बड़ी टेंशन घरों में यही है कि आज क्या सब्ज़ी बने। अब सोचो कि 20 लोगों को, 40 लोगों को ये डिसीज़न लेना क्या सब्ज़ी बनाएँ, तो बनेगी क्या? सब्ज़ी नहीं बने, फिर तो कुटाड़ा ही हो। तो फिर ऐसे में डिसीज़न सारा कौन लेता था? बादशाह बेगम। हरम में जो कुछ भी होगा निर्णय बादशाह बेगम लेगी। तो बादशाह बेगम एक उपाधि नूरजहाँ को दी गई थी। तो नूरजहाँ के नाम के सिक्के, नूरजहाँ के फरमानों पर हस्ताक्षर, नूरजहाँ जो है लगभग सभी शक्तियाँ अपने हाथों में लिए हुए। चलो, तो नूरजहाँ के पास इतनी सारी शक्तियाँ अकेले आई कैसे? क्या नूरजहाँ के कोई सहयोगी भी हैं? बिल्कुल, नूरजहाँ ने अपने परिवार के सदस्यों को बुला लिया था, और सबने मिलकर ये शक्तियाँ हाईजैक कर रखी थी। अकेले तो देखो कैसे जो है इतनी सारी शक्तियाँ रखे। तो नूरजहाँ के परिवार के कुछ सदस्य और नूरजहाँ जहांगीर के शासनकाल में लगभग 11 सालों तक सारी शक्तियाँ अपने हाथों में रखते हैं, और इस टाइम पीरियड को एक विशेष नाम से जाना जाता है, नूरजहाँ जुंटा। नूरजहाँ जुंटा इसको कहा जाता है। जुंटा का मतलब होता है गुट, दल, दल या गुट। तो नूरजहाँ का गुट या नूरजहाँ का दल इसको हम कह सकते हैं। तो नूरजहाँ जुंटा का काल कब से कब तक है? 1611 से लेके 1622 तक। तो 1611 से 1622 तक जो है सारी शक्तियाँ नूरजहाँ और इसके परिवार के सदस्यों के हाथों में होगी। तो देखते हैं परिवार के सदस्य कौन-कौन हैं। इसमें एक तो है नूरजहाँ के पिताजी, जिनका नाम है गियास बेग एतमादुद्दौला। गियास बेग एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला भी एक उपाधि है। एतमादुद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का स्तंभ, पिलर ऑफ द एम्पायर। तो गियास बेग एतमादुद्दौला कौन है? नूरजहाँ के पिताजी हैं। फिर नूरजहाँ की माताजी भी पीछे नहीं है। जब नूरजहाँ टैलेंटेड है तो माताजी भी कम नहीं थी। तो नूरजहाँ की माताजी का नाम है अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम का टैलेंट सिर्फ जो है राजनीति में नहीं है। अस्मत बेगम जो है बहुत अच्छी साइंटिस्ट भी थी, और परफ्यूम्स की बहुत अच्छी जानकारी रखती थी, और इन्होंने उस समय मुगल काल के अंदर एक विशेष इत्र की खोज की जिसको कहते हैं रोगन ए जहांगीर। तो रोगन ए जहांगीर नाम से एक इत्र की इन्होंने खोज की थी। ये इत्र क्या होता है? परफ्यूम का जो हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है वो होता है इत्र। बहुत तेज स्मेल होती है इत्र की। तो इतनी इतनी सी शीशी में आता है इत्र। अब लियो तो अपनी ये बड़ी बड़ी बोतलें लाते हैं। इत्र इतनी सी शीशी में आए तो ये अपने 4-5 साल निकाल ले भली। तो उसमें से एक तुली से जो एक रुई उसमें टच करके रख लो, और यहाँ कान के पीछे लगा लो, और 15-20 दिन जो वो रुई चल सकती है, और खुशबू जो है बढ़िया वैसे वैसी आती है। क्लास में एक जना कोई इत्र लगा के आ जाए तो पूरी क्लास जो है महक जाए। तो ये डिसाइड कर लो कौन लगा के आए, है ना। पर महंग असली इत्र बहुत महंगे आते हैं। वैसे नकली मिल रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं लगाऊँ, मैं तो ज़्यादा तेज़ खुशबू से मेरे तो जो है यूँ सर चकरा जाता है। तो इत्र की खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो इत्र भारत में तो वैसे ओरिजिनल बहुत कम मिलते हैं, तो 1-2 कोई ब्रांड्स हैं उनके मिलते हैं, जैसे अजमल, और इनके यहाँ तुम्हें मिल जाएँगे। बाकी अरब में कभी तुम घूमने जाओगे, वहाँ इतने शानदार इतनी-इतनी सी शीशी आती है 4-4 5-5 हज़ार रुपए की, इतनी सी शीशी। तो वो जो है, और अपने यहाँ तो देखो भारत में हर चीज़ का हमारे पास सॉल्यूशन है। अच्छा बेटे तुम जो है इतनी सी शीशी 5,000 हम जो है ₹50 में दे देंगे, और वो हम कैसे बनाते हैं? केमिकल से। वो ओरिजिनल फूलों के और इनसे जो है अर्क से बनते हैं, तो बहुत महँगे होते हैं। तो अपने पास हर चीज़ का जो है सॉल्यूशन है, हम पनीर तक तो नकली बना सकते हैं, तो हमारे पास सारी चीज़ें जो है यूँ चल जाती। तो अस्मत बेगम ने किसकी खोज की? इत्र की खोज की। किसकी माता है? नूरजहाँ की। और अभी हम देख क्या रहे हैं? नूरजहाँ के परिवार के सदस्य, या वे लोग जिन्होंने नूरजहाँ को शासन करने में सहयोग किया, नूरजहाँ जुंटा के सदस्य। तो नूरजहाँ जुंटा क्या है? नूरजहाँ की टीम। नूरजहाँ का दल या नूरजहाँ की टीम। फिर नूरजहाँ का भाई भी पीछे नहीं है, नूरजहाँ का एक भाई है, उसका नाम है आसफ़ खां। नूरजहाँ का भाई आसफ़ खां है।
और आसफ खान इस समय वकील के पद पर नियुक्त था, जहाँ पहले बैरम खान भी रह चुका था। तो वकील पोस्ट हम आगे देखेंगे, वकील। और ये जो है एतमादुद्दौला, ये वजीर के पद पर थे। वकील, वजीर, सारे बड़े बड़े पद किसने ले लिए? नूरजहां और उसके परिवार के सदस्यों ने। तो वकील के पद पर आसफ खान अपॉइंटेड है। आसफ खान का जो दामाद है वो आगे चलकर मुगल बादशाह बनेगा, और उसका नाम है, आगे चलकर कौन बनेगा? खुर्रम, शाहजहां। और आसफ खान का दामाद है, तो उसकी पत्नी का नाम तुम चाहो तो गैस कर सकते हो। नूरजहां की, इसकी, खुर्रम की, मुमताज है ना, जिसके नाम पर ताजमहल है, मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल किसकी बेटी है? आसफ खान की। किसकी पत्नी है? खुर्रम की, शाहजहां की। तो ये जो है आसफ खान का दामाद है खुर्रम। तो ये चारों जो है वो जहांगीर के काल में सारी शक्तियां अपने हाथों में लिए हुए हैं, और नूरजहां और ये सब मिलकर जो है शासन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार तो लाडली बेगम, शहरयार जो है, इनकी शादी हो गई। अब नूरजहां क्या चाहती है? शहरयार जहांगीर के मरने के बाद अगला शासक बने। इसमें पहले ही एक जो है यहाँ पर इस तरह का संयोग बैठा हुआ है, आसफ खां और खुर्रम। आसफ खां क्या चाहेगा? खुर्रम अगला शासक बने। तो अब एक ही गुट के अंदर दो लोग अलग अलग लोगों को शासक बनाना चाह रहे थे। एक ग्रुप चलना है क्या? नहीं चलना। तो आसफ खां इस ग्रुप से अलग हो गया। ग्यास बेग एतमादुद्दौला की 1622 में मृत्यु हो गई। असमत बेगम अब क्या करे जो है, उनके हाथ में भी कुछ है नहीं। तो इस तरह से नूरजहां जुमटा जो है वो 1622 में बिखर गया। जब अब नूरजहां को ये डर है कि कहीं आसफ खां शाहजहां को जो है बादशाह नहीं बनाते, और लोग शाहजहां को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि शाहजहां ऑलरेडी काफ़ी डोमिनेंट हो चुका था और बड़ा भी है। तो इसलिए एक ही तरीका है कि आगे शहरयार शासक बने कि शाहजहां को निपटा दो। शाहजहां को रास्ते से हटाया जाए, तो फिर आगे शहरयार का शासक बनना जो है तय। तो शाहजहां को कैसे निपटाया जाए ये सोच ही रही थी कि 1622 में एक घटना घट गई। फारस के शाह ने कंधार पर आक्रमण करके कंधार को घेर लिया। कंधार अभी मुगलों का है, हुमायूं ने दिया थोड़ी था, तो मुगलों के पास ही था। फारस के शाह की नज़र थी, फारस के शाह ने कंधार पर आक्रमण किया। कंधार की घेरेबंदी चल रही है। यहाँ इनके पास, मुगलों के पास, SOS कॉल आया कंधार से कि जल्दी से जल्दी रीइंफोर्समेंट भेजा जाए, हम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। तो नूरजहां को लगा यही मौका है शाहजहां को निपटाने का। तो उसने एक फरमान जारी करवाया, और उसमें शाहजहां को कंधार में अभियान का लीडर बनाया गया, और सिपाही थोड़े से दिए गए उसको, जिसमें उसका मरना लगभग तय था कि अगर ये इतने से सिपाही लेके जाएगा तो वो नहीं बच सकता है। शाहजहां को तुरंत समझ में आ गया कि ये मामला जो है कंधार का नहीं है, ये मामला अपने निपटाने का है। तो इसलिए उसने एक शर्त रखी, मैं एक शर्त पे जाने के लिए तैयार हूँ। पहला तो मुझे सेना जो है वो ये वाली चाहिए, इतनी बड़ी सेना चाहिए। दूसरा, मुझे पंजाब का गवर्नर बनाया जाए, पंजाब का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाए, कि मान लो कल को मुझे और रिसोर्सेज की जरूरत पड़े तो मैं पंजाब से मंगा कर और कंधार को दे सकता हूँ। मैं चला जाऊँगा, मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये सब कुछ हो तो मैं जाऊँ। पर कंधार की किसको पड़ी है? अल्टीमेटली जो है उद्देश्य क्या है? शाहजहां को निपटाना। तो इसलिए नूरजहां ने साफ मना कर दिया कि अगर नहीं जाओगे तो इसको विद्रोह माना जाएगा। तो जब मान ही रहे हो तो लो, मान लो। क्या किया शाहजहां ने? विद्रोह कर दिया। कब? 1622 में। भाग गया बुरहानपुर, और जाके किसको निपटा दिया? खुसरो को। 1622 में खुसरो को जो है मार के, और उसने वहाँ से विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो 1622 में शाहजहां विद्रोह कर देता है, और इसने दक्कन में जाकर जो है विद्रोह कर दिया था, और काफ़ी लंबे समय तक ये विद्रोह चला, 1625 तक। उस दौरान वो कई जगहों पर भटका, इवन मेवाड़ में भी आया था। मेवाड़ में करण सिंह ने उसको जग मंदिर में शरण दी थी। तो खूब इधर उधर भटकता रहा। इवन मालवा में भी गया था। मालवा के शासक से उसने, मालवा में जो उसका गवर्नर था, मुगलों का गवर्नर था, जो खाने जान लोधी था, उससे सहायता मांगी कि भाई सेना दे थोड़ी सी, तो मैं आगरा पर आक्रमण करना चाहता हूँ। खाने जान लोधी ने मना कर दिया कि मैं मुगल ताज का वफादार हूँ, और बादशाह का आदेश होगा तो मैं सेना दूंगा। तो फिर भी शाहजहां ने जो भी थोड़ी बहुत सेना इकट्ठी की थी, उसको लेकर आगरा पर आक्रमण करता है। पराजित हो गया, बंदी बनाकर जहांगीर के सामने लाया गया, और जहांगीर ने उसको जो है दक्कन भेज दिया, और कहा कि तू अब परमानेंटली दक्कन में ही रहेगा। बालाघाट करके एक जगह है महाराष्ट्र में, बालाघाट करके एक जगह, वहाँ भेज दिया, तो वहीं रहेगा और वापस आगरा नहीं आएगा। और तेरा बेटा औरंगजेब जो है वो मेरे यहाँ पर गिरवी रहेगा, और कुछ किया तो मैंने औरंगजेब को निपटा दूंगा। तो 1625 में जाके ये विद्रोह खत्म हुआ। शाहजहां का विद्रोह दबाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो है, एक तो मुगल कमांडर महाबत खां का। पिछली बार खुसरो को इसी ने पकड़ा था। महाबत खां, ये सेनापति है, मुगल सेनापति ये। और शाहजहां का एक और बेटा है, उसका नाम है परवेज। परवेज। परवेज की माँ का नाम था साहिबा ए जमल। साहिबा ए जमल करके एक शाहजहां की, इसकी जहांगीर की हमने बाकी पत्नियों के बारे में नहीं पढ़ा। जो नूरजहां है वो 20वीं पत्नी है, 20th वाइफ है। बाकी साहिबा ए जमल करके थी। जमल करके तो एक गाना भी आया था, जमल जमल करके था ना, जमल कुडू करके जो था, एनिमल मूवी थी। हाँ वो एक्चुअल में फारसी में है, ये जो है जमल जमल, जमल मतलब प्रेसी या प्रिय की जो इसका मतलब निकलता है, प्यार से मतलब निकलता है। तो साहिबा ए जमल करके उसका बेटा है परवेज। वो मूवी तो मेरे समझ में ही नहीं आई, शुरू से लेके एंड तक, दर 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 दर, पता नहीं करना क्या चाह रहे हैं। बम्बई के बीच में जो है दिल्ली में वहाँ वो तोपें चल रही हैं, दाड़ बड़ी बड़ी मशीन गनें चल रही हैं, इनका कोई दनियन कोई दोहरी है जो है। तो फिर अब एक और नया एंगल आ गया, देखो। नूरजहां किसको शासक बनाना चाहती है? शहरयार को। आसफ खान किसको? खुर्रम को। और महाबत खां चाहता है कि परवेज शासक बने।
महाबत खां परवेज को शासक बनाना चाहता है, और महाबत खां मुगल सेनापति है, मेन कमांडर इन चीफ यही है, तो ये चाहता है कि परवेज शासक बने। तो जब महाबत खां को लगा कि परवेज को जो है ये शासक नहीं बनने देंगे, तो महाबत खां ने 1626 में विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह कर देता है, जहांगीर को इसने बंदी बना लिया। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद परवेज़ के लक्षण इसको नज़र आ गए कि क्योंकि विद्रोह के दौरान परवेज़ ने किसी तरह से कोई सपोर्ट किया नहीं, तो बल्कि मरने तो इसको कोई मतलब नहीं, और ये वहाँ से भाग कर चला जाता है शाहजहाँ के पास। जब मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, अब पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा। शाहजहाँ कहा, आजा, पिछली बार तो बेटे तूने मुझे पकड़ा था, अब तो दो विद्रोही अब एक साथ हो गए, और दोनों जो है बाद में अच्छे साथ में ही रहे। तो ये महाबत खां का विद्रोह जो है 1626 का, डिटेल्स नहीं देखनी अपने, बस खाली ये कि शाहजहाँ का विद्रोह, महाबत खां का विद्रोह, और फिर 1627 में जहांगीर ने खुद ने विद्रोह कर दिया और दुनिया से चल बसा। तो जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो जहांगीर की जब मृत्यु हुई, वो लाहौर में था जो नूरजहाँ के साथ, और नूरजहाँ इतनी होशियार थी कि हमेशा जहांगीर को अपने साथ ही रखती थी और शहरयार को भी साथ रखती थी कि ये निपटे और इसको बिठाऊं।